प्राइस को एक पीरियड ऑफ टाइम में कंटिन्यूअसली बढ़ना है, तब हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। ये हमारे लिए इन्फ्लेशन की डेफिनेशन रहेगी जिस पे हम काम करेंगे। क्या बोलेंगे? सस्टेन्ड इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ यहाँ पर इस स्लाइड में हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ अ कप ऑफ कॉफी, how it has changed over a period of time. 1970 में जो 25 सेंट की कॉफी आ रही थी, 1980 में 45 सेंट्स की हो गई, 1990 में 75 सेंट्स एंड सो ऑन। 2022 में उसकी कीमत बढ़ के हो गई 1.85 यूएस डॉलर। And what we are trying to do, we are trying to study inflation through a particular product. In this case, we picked up a cup of coffee. अगर आपको याद हो तो हम एक बार परचेजिंग पावर के पैरिटी की जब बात कर रहे थे, तो हमने मैकडोनल्ड्स का वो लिया था, बर्गर लिया था। Burger. Yes. तो जनरली वी स्टडी थ्रू अ बर्गर, we study through a cup of coffee, something which everyone takes. उसमें भी आप ये मानिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा यूज़ होता है, यूएस में ज़्यादा यूज़ होता है, बट बिकॉज वी यूज़ दोज बुक्स, दोज स्लाइड्स, दोज अवेलेबल डेटा, सो वी एंड अप यूजिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। आप इसको कप ऑफ टी भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज a sustained period of time, we are having increase in prices, and this shows the inflationary trend. अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आई थिंक ऑलमोस्ट 500% ग्रोथ हो गई है। यू कैन ट्राई एंड सी एक्चुअली हाउ मच इज द ग्रोथ। 25 सेंट से बढ़कर $1.85 हो गया हमारी कॉफी की कीमत। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि इन्फ्लेशन है क्या। नाउ क्यों इन्फ्लेशन होती क्यों है? व्हाई डज इन्फ्लेशन हैपन? अब मैंने कोशिश की कि इनको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में, हम इनको अलग अलग तरह से फैक्टर्स में करके विभाजित करके समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने क्या किया, हमने बोला कुछ तो इंटरनल फैक्टर्स हैं विच आर स्पेसिफिक टू अ कंट्री, विच आर स्पेसिफिक टू अ प्लेस, एंड देन देयर आर फैक्टर्स विच आर आउटसाइड आवर कंट्रोल, विच आर external factors which are coming to us from other countries में भी। ठीक है, जो बाहर से हमारे ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं उनको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कह रहे हैं, और इंटरनल फैक्टर्स हम उनको मान रहे हैं जो हमारे लोकलाइज्ड चीजें हैं जिनकी वजह से प्राइसेस एक सस्टेन तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इन्फ्लेशन पे हर तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ से भी ऊपर इन्फ्लेशन को पहले पढ़ा दिया है, क्योंकि इन्फ्लेशन पे मुझे काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मेजरमेंट पे भी दिखे हैं मुझे, काइंड्स पे भी दिखे हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पे, एंड कॉजेस पे भी दिखे हैं, इसलिए मैं पहले इन्फ्लेशन को लेके आई हूँ। नाउ इंटरनल फैक्टर्स, मैंने पहला रीजन दिया डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच। ये मैंने सिंपल सा एक बात कह दी, डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच। इसमें ज्यादा क्या होगा तो इन्फ्लेशन होगी? डिमांड ज्यादा होगी या सप्लाई? आप तो एक्सपर्ट्स हैं डिमांड एंड सप्लाई के, तो क्या ज्यादा होगा? Demand. एग्जैक्टली डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच जो हम कह रहे हैं, हमें ये याद रखना है कि इंपॉर्टेंट चीज है डिमांड इज हायर। आपकी कैपेसिटी प्रोडक्शन की उससे ज्यादा डिमांड है, तभी इन्फ्लेशन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वो लिमिटेड है सप्लाई प्रॉपर्टी के, लोगों की जो है डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट की और हम आगे बढ़ रहे हैं। देन कॉस्ट ऑफ लेबर, रोज स्ट्राइक होती है, रोज लेबर जो है खड़ी होके बोलती है हमें और पैसा दीजिए। अगर
जो प्रोड्यूसर है उनको पैसा देता है तो वो पैसा कहाँ से निकालता है? वो मेरे और आपसे निकालता है जब हमको प्रोडक्ट देता है। तो हमको ये देखना है कि हमको इफेक्ट किस तरफ झेलना है। इंक्रीज सैलरी चाहिए या इन्फ्लेशन को? बेसिकली हर चीज को आप एट द एंड ऑफ द डे यू आर ट्राइंग टू बी डूइंग अ बैलेंसिंग एक्ट। उधर आपने अपनी वेज तो बढ़वा ली, लेकिन ये रियलाइज नहीं किया कि जो प्रोड्यूसर था उसने चुपके से जितना इंक्रीज्ड उसकी वेज कॉस्ट थी उसके ऊपर भी कुछ लगा के प्राइस प्रोडक्ट का उससे भी ऊपर बढ़ा दिया। एंड नाउ यू गो टू द मार्केट एंड यू एंड अप पेइंग सो मच मोर कि इंक्रीज सैलरी के साथ हो सकता है आपकी जो परचेजिंग पावर ऑफ जो आपके फंड्स सैलरी अवेलेबल है वो और भी कम हो। परचेजिंग पावर शायद और भी नीचे जा चुकी हो। तो वेज बढ़ी, कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ गया, फैक्टर कॉस्ट बढ़ गई, देन प्रोडक्शन कॉस्ट गोइंग अप, रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडियरीज, उनकी कॉस्ट बढ़ गई, देन मनी सप्लाई बढ़ गई। गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता चल रहा, लोग दुखी हो रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे, तो गवर्नमेंट क्या करती है? नोट छाप देती है। इट इज़ नॉट हैपनिंग इन आवर कंट्री थैंकफुली। हमारे पास बहुत सारे यू नो इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं रिजर्व बैंक में बैठे हुए, बट ऐसी कई कंट्रीज हैं जिनके पास एक ही सोल्यूशन आता था, नोट छाप दो। तो क्या होगा? टू मच करेंसी, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आप कहेंगे अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है, आप लेके चल देंगे। तो वो कहेगा मेरे पास सप्लाई कम है, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, उसको तू 5 रुपए में दे रहा है, मुझे 6 में दे दो, मुझे 7 में दे दो, मुझे 10 में दे दो, बिकॉज मनी इज लूजिंग इट्स वैल्यू। एंड देन बिजनेस टैक्सेस बढ़ गए, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए। टैक्सेस बढ़ा दिए तो वो भी इफेक्ट कहाँ आएगा? जो प्रोड्यूस है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ गई तो कौन बियर करेगा? आप और मैं। तो उसका इफेक्ट इन्फ्लेशनरी हो जाएगा। दिस इज विद इन द कंट्री, बट देन देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, से ईरान इराक की लड़ाई हुई थी, कुवैत के साथ लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था? ऑयल प्राइसेस शॉट अप, सप्लाई उन्होंने कम कर दी, उन्होंने दुनिया में ऑयल सप्लाई करना बंद कर दिया अपनी लड़ाई में, और प्राइस जो था इट शॉट अप। और इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। आपके ऊपर बहुत बड़ा आघात आ जाएगा। देन इंटरनेशनली दुनिया में अगर इन्फ्लेशन है तो आज कोई भी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, सब ओपन इकोनॉमीज हैं। वो फर्क क्या है हम इकोनॉमीज में पढ़ेंगे, बट बेसिकली इट मीन्स you are not an island onto yourself, you are part of a group of nations। दुनिया में आप अछूते अलग नहीं रह सकते, आपको दुनिया के साथ मिलके रहना पड़ता है, डील करना पड़ता है, इंटरैक्ट करना पड़ता है। तो जब आप इंटरैक्ट करते हैं, बाकी सब देशों में इन्फ्लेशन है, तो आपके देश में भी उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आ जाता है, उसको कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट, वो आप पे भी आ जाएगा। और आपकी करेंसी की अगर वैल्यू कम हो गई तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? आपको हर चीज महंगी दिखेगी। तो दुनिया की इन्फ्लेशन आपके घर में पहुंच जाएगी। हो सकता है आप घर में इंटरनल फैक्टर कोई है ही नहीं, लेकिन इंटरनेशनल फैक्टर से और एक्सटर्नल फैक्टर से आप इन्फ्लेशन फेस करें। तो ये तो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के बेसिस पे वाई इन्फ्लेशन हमने थोड़ा सा देखा। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें अगेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, अब हम इसको थोड़ा अलग तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ये रीजंस हमने पिछली स्लाइड में भी देखे, अब हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये टर्म्स याद रखिए, बार बार आई हुई हैं। डिमांड इतनी बढ़ा दी
कि इन्फ्लेशन को वो अपनी तरफ खींच रही है, पुल कर रही है। ये डिमांड साइड की इन्फ्लेशन है। क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, मनी सप्लाई बहुत बढ़ गई, और साथ में बहुत कल्चर आ गया, क्रेडिट बूम आ गया। क्या क्रेडिट बूम आ गया? क्रेडिट कार्ड्स घूम रहे हैं, सब लोग आपको क्रेडिट देने को तैयार है। पता है ना, बजाज फाइनेंस खड़ा है, 0 रेट पे आपको मोबाइल फोन के लिए लोन देने को तैयार है। यू मस्ट बी फेसिंग इट। आप आईपैड लेने जाते हैं, कंप्यूटर लेने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। हम आईसीआईसीआई बैंक से हैं, हम बजाज फाइनेंस से हैं, हम चोलामंडलम से हैं, अलग अलग हैं। सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इंक्रीजिंग द क्रेडिट फैसिलिटी फॉर यू। आपको लगता है कोई बात नहीं, आज तो पैसे नहीं देने हैं ना, दे दूंगा, कल दे दूंगा, धीरे धीरे दे दूंगा। उससे क्या होता है? डिमांड ऊपर जाती जाती है। और द अदर साइड व्हाट इज हैपनिंग, क्लोज टू फुल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट लेवल पे पहुंची हुई है। अब सप्लाई जो है वो इन इलास्टिक सप्लाई है। आप इन इलास्टिक इलास्टिक पढ़ चुके हैं। इन इलास्टिक का मतलब है अब आगे इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो आप सप्लाई को। सप्लाई लिमिट हो गई, डिमांड बढ़ती जा रही है, क्रेडिट का बूम है, मनी सप्लाई भरी पड़ी है, तो क्या होगा? लोग कहेंगे थोड़े से पैसे और ले लो। ये जो साइड में स्लाइड लगी है, इसमें देखिए, जो फर्स्ट मैंने एग्जांपल दिया है डिमांड पुल का, उसमें क्या हो रहा है? एक्सक्लूसिव स्नीकर्स मिल रहे हैं, पहले $100 पे थे, क्योंकि उनकी सप्लाई लिमिटेड है, लोगों की लाइन लगी है, तो वो $150 पे भी लेने को तैयार है। सो डिमांड इज पुलिंग इन्फ्लेशन। इस केस में हम क्या दिखा रहे हैं? हम कह रहे हैं पॉजिटिव आउटपुट गैप। एडी इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जो है वो पोटेंशियल जीडीपी से ज्यादा है। हम जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल क्या था? कि जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, जहां तक आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपकी एग्रीगेट डिमांड है। तो क्या होगा? वो प्राइस को ऊपर खींच लेगी। ठीक है, दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके ऊपर सवाल आ चुके हैं, इसमें और कॉस्ट पुश में डिफरेंस का सवाल भी आया हुआ है। जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, उसके विपरीत क्या हो रहा है? फैक्टर कॉस्ट बढ़ रही है। जैसे हमने पिछली केस में कहा कि वेजेस बढ़ गई, स्ट्राइक करके हमने अपनी वेजेस बढ़वा ली, तो फैक्टर कॉस्ट बढ़ती है उसमें। या रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, या इंपोर्ट्स जो आप दुनिया से ले रहे थे, राइजिंग प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स, आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। सेम इंपोर्ट आप पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हो, अब आपको एक्स्ट्रा पैसे देने कर पड़ रहे हैं, इंपोर्ट महंगा हो गया है। तो अब इस केस में कॉस्ट जो है वो इन्फ्लेशन को ऊपर पुश कर रही है। ये देखिए एग्जाम्पल कॉस्ट पुश का। $5 का बैलून अब $10 का हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हीलियम जो मुझे बैलून में भरना था वो महंगा हो गया। तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर चली गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर गई तो मैं अपने घर से तो आपको सप्लाई नहीं करूंगी, मैंने उतना ही मार्कअप ऐड कर दिया। याद रखिए, कोई प्रोड्यूसर घर से नहीं बियर करेगा, वो आपको जो डिमांड करने वाला है उसके ऊपर ट्रांसफर करने की मैक्सिमम कोशिश करता है। तो उस केस में क्या होगा? आपके लिए कीमत बढ़ जाएगी। कॉस्ट ने इन्फ्लेशन को ऊपर पुश कर दिया, डिमांड ने इन्फ्लेशन को पुल कर लिया था, कॉस्ट ने उसको ऊपर पुश कर दिया। एक तीसरा मैंने और चीज यहाँ पे बोली है, एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस।
एडमिनिस्टर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड प्राइसेस जो है, गवर्नमेंट ने सपोज इलेक्ट्रिसिटी के रेट ही बढ़ा दिए। अब आप फैक्ट्री में बैठे हैं, कहीं हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी का रेट ऊपर कर दिया, पानी के रेट्स बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने, एन मास बढ़ा दिए। So this will get converted and it will cause the inflation to go up. Rate of taxes बढ़ा दिए, जीएसटी के रेट्स बढ़ा दिए, तो कहाँ इफेक्ट आएगा? प्राइस पे इफेक्ट आएगा। तो यहाँ हमने कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस के बेसिस पे करने की कोशिश की है। आर यू विद मी? यस मैम। तो आपको लग रहा होगा कि इतना ज्यादा क्यों मैं उस चीज को बार बार बता रही हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन है। आपने अगर 10 years पेपर्स, पिछले कुछ साल के पेपर्स देखे हैं, आपके पास डिमांड पुल, कॉस्ट पुश दिखता है, क्वेश्चंस दिखते हैं। अब हमने कहा क्या चीज इन्फ्लेशनरी प्रेशर को बढ़ाती है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लेने की कोशिश की है। दे आर नॉट दी अल्टीमेट, यू कैन ऐड सो मेनी मोर। कुछ मैंने उठाए हैं और उसको मैंने ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। क्या हुआ दिल्ली में? क्या हुआ? दिल्ली नहीं, इंडिया में क्या हुआ? प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ गए। याद है अभी हमने इंटरनल फैक्टर्स में, उसमें इन फैक्टर्स की बात की है, इंटरनल और एक्सटर्नल में। प्रॉपर्टी का प्राइस ऊपर चला गया। अब जिन लोगों के प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे लोगों की है, उनकी वेल्थ बढ़ गई। वेल्थ बढ़ गई तो उनकी कैपेसिटीज बढ़ गई खरीदने की। तो कौन सी इन्फ्लेशन होगी? डिमांड पुल। कौन खींच रहा है? कंज्यूमर खींच रहा है प्राइस को। तो इसको कौन सी इन्फ्लेशन मानेंगे? डिमांड पुल। ऑब्जेक्टिव टाइम में ये क्वेश्चन है कि ये कौन सी इन्फ्लेशन है, इसलिए मैंने 2-4 एग्जाम्पल लिए हैं। क्योंकि मेरी वेल्थ बढ़ गई, मेरी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई, मैंने डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट कर दी। जानबूझ के नहीं की, बट परिस्थितियां ऐसी बनाई कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गई। वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, देशों के बीच में लड़ाइयां हैं, या सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो गई, या उनके कार्टल्स हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने ओलिगोपोली की जब बात की थी, तो मैंने ऑयल कार्टल्स की बात की थी। और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि जो चीज़ मैंने पहले आपको पढ़ाई है उसी को मैं यूज़ करूं अपनी कन्वर्सेशन में, सो दैट आप लिंक कर पाए। तो वो कार्टल्स में प्राइस डिसाइड करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस अब इतने डॉलर बढ़ जाएंगे, उन्होंने बढ़ा दिया। अब हुआ क्या? आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, क्योंकि आप हायर इंपोर्ट करेंगे तो वो इंडिविजुअल्स को ही जाएगा, प्रोड्यूसर्स को जाएगा, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी। इसको एब्जॉर्ब करिए प्लीज। अब क्या है? तीसरा हमने सिनेरियो क्या लिया? एक्सचेंज रेट, इट हैज मूव्ड अगेंस्ट अस। एक्सचेंज रेट मेरे फेवर में नहीं, उल्टा गया, मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू कम हुई। मेरी करेंसी क्या है? रुपी। विजवी डॉलर, विजवी अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड, डॉलर से ही करते हैं, नीचे हो गई। अब क्या हुआ? इंपोर्ट जो थे, जो मुझे पेमेंट करनी पड़ती है, इंपोर्ट के प्राइस बढ़ गए। अब जो मुझे आउटगो करना पड़ता है सेम अमाउंट ऑफ इंपोर्ट के लिए, पैसा जो देना पड़ता है एज ए कंट्री, ज्यादा देना पड़ता है। तो इंपोर्ट प्राइसेस ऊपर हो गए। लेकिन एक और चीज याद रखिए, मेरा जो एक्सपोर्ट है वॉल्यूम वाइज वो बढ़ जाएगा। कोई बता सकता है क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि मैम, जो मैं सामान 5 रुपए का यहाँ पे बना रहा हूँ,
और मेरा रुपीस का वैल्यू डाउन हुआ है, तो दूसरे कंट्री में जाएगा तो वहाँ पे वो सस्ते दामों में बिकेंगे, तो मेरा प्रोडक्ट, ये इंडिया का प्रोडक्ट ज़्यादा बाई कर देंगे, खर्च करेंगे। परफेक्ट, परफेक्ट, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट वर्ल्ड में कंपिटिटिव हो जाएगा। पीपल विल से ठीक है इंडिया से ले लो, अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी आप कहाँ लूज करते हैं? सपोज कॉटन है, लिनन है, कहाँ लूज कर देते हो? बांग्लादेश। और दूसरे आप क्या करते हैं, कहाँ लूज करते हैं? चाइना। क्यों? उनकी लेबर कॉस्ट बहुत कम है, तो कंपटीशन में वो आगे निकल जाते हैं। तो मेरे देश ने क्या किया, सपोज कॉन्शियसली डीवैल्यू कर दी करेंसी, और हम करते हैं ऐसा बहुत बार, ताकि एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित किया जा सके। एक्सपोर्ट हम इतना बढ़ा दें कि इवन दो रेट इज, एक्सचेंज रेट है, मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, लेकिन मैं वॉल्यूम इतना बढ़ा दूं कि टोटल जो मैं पाऊं वो पहले से ज्यादा हो जाए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अब एक तरफ तो मेरे इंपोर्ट प्राइसेस जो थे ऊपर गए, दूसरे एक्सपोर्ट की वॉल्यूम ऊपर गई। तो इस केस में जो इन्फ्लेशन आएगी, डिमांड पुल भी लगी, कॉस्ट पुश भी हुआ। दो लेवल पे कॉस्ट पुश हो गया इंपोर्ट की वजह से, डिमांड पुल हो गया एक्सपोर्ट की वजह से। तो मेरी डबल इन्फ्लेशन आ गई यहाँ पे। अब एक और मैंने एग्जांपल लिया है, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। अगेन मैंने आपको पीछे ये दिए हुए हैं, तो यू नो इट इज बेसिकली जस्ट टू रिकॉल। मनी सप्लाई हैज गॉन अप, क्रेडिट हैज गॉन अप, क्रेडिट अवेलेबिलिटी हैज गॉन अप। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप अगर जाते हैं फोन लेने, आपने कहा कि मुझे सैमसंग का क्या लेना है, A35 लेना है या S सीरीज लेना, कुछ लेना है आपको। आप लेने जाते हैं तो वहां पे HDFC के लोग खड़े हैं, वो कहते हैं कि अरे सर आप मेरा क्रेडिट कार्ड यूज करिए, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। वो अपने घर से तो दे नहीं रहे हैं आपको। वो क्या कर रहे हैं, वो आपसे ये 6 महीने में या 8 महीने में या 1 साल में जो पेमेंट आपसे वापस ले रहे हैं, उसमें वो इतना कमा जाएंगे कि दे आर इन प्लस। और आप इसलिए खुश हो रहे हैं, आज आपको वो 30,000 35,000 इकट्ठे निकालने नहीं पड़ रहे हैं। आपकी पेमेंट स्प्रेड हो गई 12 महीने में, आपको लग रहा है मोटा मोटा तो मैं कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं रही। आप इसलिए खुश हैं। लेकिन क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल है, आप डिमांड पुल लगा रहे हैं, इन्फ्लेशन को ऊपर ले जा रहे हैं। किस तरह से? डिमांड पुल से। ये एग्जाम्पल्स अपने लिए आप और भी सोच सकते हैं। 2 4 5 10 आप सोचेंगे तो आपके सामने पूरा रैशनल आ जाएगा। उसको आप समझ लेंगे तो आपको जवाब देने में आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें ये पूछे हुए हैं क्वेश्चंस, ये कौन सी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी कम होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप में उसमें क्वेश्चंस हैं, मैंने देखे। ओके, अब आते हैं असली मुद्दे पे। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बहुत सारी थी, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ क्लासिफाई करने के लिए मैंने उनको, ये पहली कैटेगरी जो मैंने उठाई है वो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बाय कॉज है, किस कारण से हुई, उसके बेसिस पे मैंने ये टाइप्स बनाए हैं। मैंने बोला एक मॉनेटरी इन्फ्लेशन होती है। मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्या है जी? मनी सप्लाई बढ़ाती जा रही है, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने आपके लिए कुछ करने को तैयार नहीं एज ए गवर्नमेंट। मैं कहती हूँ कि लोग भूखे हैं, पैसे चाहिए, काम है, काम कुछ है नहीं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो क्या करूं? मैं चुपचाप बैठ के नोट छापती रहती हूँ, मैं इकोनॉमी में नोट भर देती हूँ। उससे क्या होता है, करेंसी नोट ज्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, उनकी वैल्यू नीचे चली जाएगी, परचेजिंग पावर कम होती जाएगी। डिमांड आपकी बढ़ रही है कि मेरे पास तो नोट है, लेकिन उसकी परचेजिंग वैल्यू कम है। और दिस इज मॉनेटरी इन्फ्लेशन, specifically due to increased money supply in the system.
सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो मैंने उठाई है वो है हेडलाइन इन्फ्लेशन। आप बार बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, आर हेडलाइन इन्फ्लेशन has gone up to this. हेडलाइन इन्फ्लेशन इज टोटल इन्फ्लेशन कितना ऊपर गई, इसमें वोलेटाइल आइटम्स इंक्लूडेड है। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है वोलेटाइल आइटम्स माने जाते हैं फ्यूल एंड फूड, इनको हम वोलेटाइल मानते हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में ये इंक्लूडेड होते हैं। इसमें ये भी आया हुआ है कि हेडलाइन में कौन कौन से आइटम्स होते हैं, तो उसमें आपको याद रखना है कि ये फ्यूल और ये फूड आइटम्स जो बहुत वॉलेटाइल हैं, जिनकी प्राइस बहुत वेरी करती है, ये उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो हेडलाइन इज टोटल इन्फ्लेशन इंक्लूसिव इवन ऑफ दीज वोलेटाइल आइटम्स। अब इन वोलेटाइल आइटम्स को अगर मैं बाहर कर देती हूँ और बाकी मैं टोटल इन्फ्लेशन को स्टडी करती हूँ, तो वो मेरी होती है कोर इन्फ्लेशन। मैं ये कहती हूँ कि मैं वो वाले आइटम्स को क्यों नहीं स्टडी करूँ, बास्केट वैसी लूँ जिसमें एक्सट्रीम वेरिएशन ना हो, इसमें मुझे रेट स्टडी दिख मैं बेटर देख पाऊंगी, तब मैं कोर इन्फ्लेशन की बात करती हूँ। ये सारे टर्म्स हैं बेसिकली। इकोनॉमिक्स में हम अलग अलग तरह की टर्म्स लाते हैं, अलग तरह की स्टडी करते हैं, बट बेसिकली हमको ये कहना है जब हम हेडलाइन की बात कर रहे हैं तो ये मान के चलें हेडलाइन का मतलब जो आंख को तेजी से पकड़ता है। तो वोलेटाइल चीज़ों को मैं इंक्लूड कर लूंगी तो मेरी आंख को जल्दी पकड़ेगा, मैं जल्दी उस पर नजर जाएगी। वो क्या कहते हैं, सनसनी खेज, वो सनसनी खेज ज्यादा होती है हेडलाइन, तो इसलिए उसमें फ्यूल और फूड होता है। कोर होती है बेसिक, समझदार, सॉर्टेड। तो कोर में हम ये इतने ज्यादा जो वोलेटाइल चीजें हैं वो इंक्लूड नहीं करते हैं। ये हम कॉज से स्टडी कर रहे हैं इन्फ्लेशन को। एक और टर्म जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ वो है स्टैगफ्लेशन। इसमें दो टर्म्स एडेड हैं, एक है स्टैग्नेशन, एक है इन्फ्लेशन। ये एक यूनिक सिचुएशन है। जनरली इन्फ्लेशन में ग्रोथ भी होती है, बट यहाँ क्या हो रहा है कि इकोनॉमी मेरी स्टेगनेंट है। ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भरी हुई है और साथ में हाई इन्फ्लेशन है। ये ऐसी सिचुएशन है जहां मरने मारने की स्थिति आ जाती है। इस ऐसे टाइम में बहुत से लोग सुसाइड करते हैं, बहुत से लोग बीमार होते हैं, बहुत से लोग भुखमरी के शिकार होते हैं। आप ग्रो ही नहीं कर रहे, आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, आप एम्प्लॉयमेंट ही नहीं जनरेट कर रहे, स्टैग्नेशन पे आप बैठे हैं और साथ में हाई इन्फ्लेशन लेके बैठे हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी नेगेटिव स्टेट। अब एक और कंसेप्ट है डिफ्लेशन। जैसे आपको टर्म से ही समझ आ रहा है, डिफ्लेशन यानी कि सस्टेन्ड फॉल इन जनरल प्राइसेस। अभी तक हम स्टडी कर रहे थे सस्टेन्ड इंक्रीज इन प्राइसेस, डिफ्लेशन में सस्टेन्ड फॉल इन जनरल प्राइसेस। इट कैन बी बिलो 0%, इट कैन बी नेगेटिव। इन्फ्लेशन उल्टा चल रही है, डिफ्लेशन हो रही है, नीचे जा रही है, नेगेटिव होते जा रहे हैं प्राइसेस। तो जो हम बात कर रहे थे कि 1980 में इतना था, 2000 में इतना है, 2022 में कॉफी का इतना है, हो सकता है वो उल्टी डायरेक्शन में चल पड़े। अभी तक क्या माना जाता है, 1980 में जो 10 रुपए थे वो 2018 में आके 550 रुपए के करीब रह गए, 2022 में आके वो 400 कितने रुपए के करीब रह गए। लेकिन अगर डिफ्लेशन होती तो हम उल्टी तरफ चल देते। और अगर मैं ये डिफ्लेशन का रेट ऑफ फॉल मेजर करूं तो वो कहते हैं उसको डिसफ्लेशन। ये मैंने आपको टर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, डिसइन्फ्लेशन, rate of fall in inflation is disinflation.
ये थोड़ी सी टर्म्स इंट्रोड्यूस की हैं और बहुत सारी हैं, लेकिन ये मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोड्यूस की हैं, दो चार और कर देती हूँ। अभी इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड भी है, और एनीवे वो मैं जब आगे बात करूंगी तो बीच में ऐसे मेंशन कर दूंगी इन पासिंग। अब एक और इन्फ्लेशन है कॉज से जो हम ले सकते हैं, प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। अगेन एक टर्म हम पढ़ चुके हैं, मोनोपली। मेरी मोनोपली है, मेरा जो प्रोडक्ट है मुझे पता है मेरे देश में पूरे देश को चाहिए, लेकिन मैंने बन बना लिया कि मैं 10% प्रॉफिट कमा रही थी। आई एम नॉट हैप्पी, आई वॉन्ट से कितना मांग लूँ, 20%, मुझे 20% चाहिए। अब वो 20% प्रॉफिट कहाँ से आने वाला है? सीधा मैं कंज्यूमर को, एंड यूजर को पास करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी मोनोपली है, आप कहीं और जा नहीं सकते हैं। So you have to come back to me only. You have no choice. So this is profit induced inflation. मेरी मोनोपली थी, उसका फायदा उठाते हुए, अपना प्रॉफिट बढ़ाते हुए मैंने इन्फ्लेशन आप पर, आई थिंक, थोप दी। दिस इज in crude terms what I have done. I have passed on this inflation to the end user. अब इन सबसे भिन्न एक टर्म है reflation. I know there are a lot of terms, but I have only picked up the important ones. काफ़ी सारा स्टडी, कई सारी बुक्स देख के कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे आए भी हुए हैं, वो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। रिफ्लेशन, रिफ्लेशन में क्या हो गया, मेरी इकोनॉमी से कोविड से गुजरी थी, एक्सट्रीम स्लो डाउन था, उस इकोनॉमी को मुझे स्टिमुलस देना है। मैं गवर्नमेंट हूँ, मुझे इस इकोनॉमी को जिंदा करना है, वापस खड़ा करना है, स्लो डाउन में पड़ी है, स्टिमुलेट करना है। तो स्टिमुलेट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ चलो जी टैक्सेस कम कर दो, लोगों के लिए सब्सिडीज बढ़ा दो। मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं खुद ही एक्सपेंडिचर बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। I am comfortable with a little inflation because I first want to stimulate the economy. To stimulate the economy, to make it stand up again, to make production happen again, to make people demand again, I am introducing factors which will help me. They can be in the form of lower taxes, higher subsidies, so that disposable income in the hand of the individuals goes up, so that demand goes up, so that the suppliers feel that because the demand is going up, we can start producing more. मुझे Z टाइप वो चाहिए साइकिल, एक इकोनॉमिक साइकिल पड़ा था Z टाइप का, मुझे वो चाहिए। तो मुझे स्टिमुलेट करना है इकोनॉमी को, वो कर रही हूं, उसको कहते हैं रीफ्लेशन। इसी के साथ जुड़ता हुआ एक और टर्म है स्क्यूफ्लेशन। बहुत बार हम कहते हैं कि इकोनॉमी स्क्यूड है, ग्रोथ स्क्यूड है, हर तरफ बराबर नहीं हो रही। हम कहते हैं कि इस बंदे की पर्सनैलिटी जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं है, एक तरफ डेवलप्ड हुई है। अगर आप कभी कोई जिम में जाते हैं, देखे होंगे कई बार, वो बाइसेप्स बहुत बना के बैठ जाते हैं, बाकी बॉडी पे काम नहीं किया होता। देखा है ऐसा कभी? हेलो? यस मैम। तो उसको हम कहते हैं स्क्यूफ्लेशन। जब हम किसी पर्टिकुलर तरफ बढ़ रहे हैं, सब तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। मैंने अपनी आर्म स्ट्रॉन्ग कर ली, लेग स्ट्रॉन्ग नहीं की। मैंने अपनी गर्दन स्ट्रॉन्ग कर ली, मैंने अपने हाथ स्ट्रॉन्ग नहीं किए। बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट इट्स नॉट ओवरऑल, इट इज इन सर्टेन एरियाज। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्पर्ट इन प्राइसेस भी जो हो रहा है,
वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो किसी किसी एरिया में हो रहा है। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए, 120 रुपया हो गया, 140 रुपया हो गया, कुछ हो गया, बाकी सब में कुछ हुआ ही नहीं था। पेट्रोल के प्राइस बढ़े, उसकी वजह से बाकी चीजें भी बढ़नी, लेकिन पहला फैक्टर जो था वो पेट्रोल था। जैसे फूड आइटम्स हैं, कोई स्पेसिफिक बढ़ गए, अनियन के बढ़ गए, उसके बाद फिर आसपास वाले बढ़े, पहले अनियन बढ़ गया, पहले टमाटर बढ़ गया, दैट इज स्क्यूफ्लेशन। हो क्या रहा है, कोई पर्टिकुलर एरिया, नॉट ओवरऑल। ओके, when there are just different areas which are showing spurts but not the whole economy, that is स्क्यूफ्लेशन। हमने कॉजेस से पढ़े इन्फ्लेशन, भाई जी मैंने तो पढ़ा दिया, ये आप सबको याद करने पड़ेंगे, इट्स लॉट ऑफ वर्क। मैम पिछले टाइम में जब आपने स्क्यू इन्फ्लेशन पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था कि कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए ये इन्फ्लेशन होते हैं, मीन्स जल्दी ये इन्फ्लेशन कम हो जाते हैं स्क्यू इन्फ्लेशन हाँ में। हाँ, वेरी गुड। बिकॉज सपोज फूड आइटम से है, कितने दिन अनियन नहीं आएगा, कितने दिन शुगर नहीं आएगी, तो इट इट डज नॉट लास्ट दैट लॉन्ग। वेरी गुड, आई एम ग्लैड समवन इज रिमेम्बरिंग, बट प्लीज ट्राई एंड पार्टिसिपेट अदर्स ऑल्सो। यू कैन ऑलवेज मेक अ कॉमेंट, क्योंकि मैं आपसे इतने सारे क्वेश्चन नहीं पूछ रही कि टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। तो अगर यू आर अहेड ऑफ व्हाट आई एम टीचिंग, यू कैन बार्ज इन एंड से इट ऑल्सो। ओके, अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन बाय डिग्री। पहले हमने कॉज से पढ़ी, अब मैं बाय डिग्री पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि कितनी इन्फ्लेशन है, उसके बेसिस पे मैं क्लासिफाई कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने कहा एक क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है। क्रीपिंग मतलब पहली बात तो है परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस, तो है ही है। दूसरी बात क्या है कि ये रेट ऑफ ग्रोथ से हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ये डिग्रीज जो है रेट ऑफ ग्रोथ की है। किस चीज की ग्रोथ, इन्फ्लेशन की। तो रेट ऑफ इंक्रीज इज 0 to 3%, मैक्सिमम 3% तक इन्फ्लेशन क्रीप अप कर रही है, धीरे धीरे चुपके से, वो धीरे धीरे जैसे क्रीपर आगे बढ़ता है ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो ये इन्फ्लेशन जो ग्रो कर रही है, ये ग्रोथ है माइल्ड, स्लो, ग्रेजुअल। ये वर्ड्स हैं इसके, माइल्ड, स्लो, ग्रेजुअल इंक्रीज है इन्फ्लेशन का। कौन सी इन्फ्लेशन है, क्रीपिंग। ये सब याद करने की चीजें हैं। ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, इसमें डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखा है मैंने, इसलिए मुझे ये लाना पड़ा अपने में। ये इन्फ्लेशन हम अच्छी मानते हैं इकोनॉमिक्स में। अच्छी क्यों मानते हो भाई, इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन है। इसलिए अच्छी मानते हैं क्योंकि इसको कहते हैं डिमांड ड्राइवर। ये डिमांड को ऊपर पुश करती है। क्यों पुश करती है, क्योंकि आपके मन में रहता है कि भाई खरीद ले सामान, आगे प्राइस बढ़ेंगे, and the buying remains steady. So this is creeping inflation. Generally, we consider it a good inflation. We are happy with it generally, 0 to 3% है। लेकिन ये भी अगर बहुत लंबे पीरियड तक चलती जाएगी तो इसको कहेंगे क्रॉनिक इन्फ्लेशन। क्रॉनिक इज फॉर, जैसे मेरा कोई मर्ज है, कोई बीमारी है, खांसी है, क्रॉनिकल डिजीज। जो चलता जाता है जी, तो वो क्रॉनिक हो जाता है। ऐसे ही इन्फ्लेशन चलती जाएगी तो वो क्रॉनिक हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा क्रीपिंग इन्फ्लेशन, उसमें हमने क्रॉनिक का एक मेंशन कर लिया। क्रीप करते करते हम वॉक करने लग गए, वॉकिंग इन्फ्लेशन पे आ गए। ये भी परसिस्टेंट इंक्रीज है, लेकिन अब मेरा रेट ऑफ इंक्रीज हो गया 3 से 10%। तो इसको हमने मान लिया, ठीक है कंट्रोल में है, लेकिन वॉकिंग इन्फ्लेशन हो गई भाई, मॉडरेट इंक्रीज होने लग गया प्राइस में। आप ये टर्म्स देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, एमपीसी की रिपोर्ट आती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तब भी आप ये टर्म्स देखते हैं, तब आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो इस बेसिस पे वो डिफरेंशिएट करते हैं। इसको मॉडरेट इंक्रीज कहते हैं।
लेकिन उसके बाद तो ये बच्चा उठ के भागने लग गया, रनिंग इन्फ्लेशन आ गई। परसिस्टेंट इंक्रीज है, लेकिन अब इंक्रीज हो गया 10 से 20%। अब हो गया रैपिड, रैपिड इंक्रीज होने लग गया प्राइस में। रनिंग इन्फ्लेशन हो गई। ये हम डिग्रीज से वेरी कर रहे हैं। अब रन करते करते हम गैलपिंग इन्फ्लेशन में पहुंच गए। घोड़ा भागता है ना सरपट, गैलप करने लग जाता है। रेट ऑफ इंक्रीज हो गई 20 से 50%। गवर्नमेंट के हाथों से सब कुछ हो गया बाहर। अब आ गई हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब लगाम आप गवर्नमेंट के हाथ से बिल्कुल निकल चुकी। इसको कहते हैं रन अवे इन्फ्लेशन। ये 50% से ऊपर की है, ये 1000% भी हो सकती है ऊपर जाते जाते। जैसे वो बोलते हैं बोलिविया में 1 ट्रिलियन बोलीवर का भी उन्होंने नोट इशू किया, और उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो सिर्फ एक पेपर रह गया। यहां भी मैंने लिखा है करेंसी रिड्यूस टू पेपर। सब खत्म, हाइपर इन्फ्लेशन आ गई। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है हाइपर इन्फ्लेशन का। गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ जो मैंने बताया था कुछ समझ ही नहीं रहे हैं स्थिति को, नोट छापती जा रहे हैं बस। जब देखते हैं कि कुछ नहीं है, वो अपने टॉप बॉस के पास जाते हैं, वो कहते हैं अरे क्या प्रॉब्लम है, और नोट छाप दो, लोगों को नोट बांट दो। मोर देन 50% इन्फ्लेशन है, और वो क्या करता जा रहा है, मनी सप्लाई बढ़ाता जा रहा है। मनी सप्लाई बढ़ाने से वो विशियस साइकिल में जा रहे हो, तो प्राइसेस और बढ़ते जा रहे हैं, वैल्यू खत्म हो रही है उस करेंसी की, तो प्राइस और बढ़ते जा रहे हैं। उस टाइम तो उसको टाइटन करनी चाहिए मनी सप्लाई, लेकिन वो और गवर्नमेंट छापी जा रही है। तो क्या हो गया, टू मच करेंसी गोइंग अराउंड एंड प्राइसेस स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट मतलब आसमान छू रहे हैं। ये हो गई हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन पे पहुंच गए। ये हमने सारी इन्फ्लेशन पढ़ ली डिग्री से। ये मैंने थोड़े से एग्जाम्पल दे दिए। क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, हाइपर, बढ़ते जा रहे हैं, तो हालत हो रही है खराब। अब आइए इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पे। आपको पता है, एक यहाँ पे मैंने लगाया है, पिक भी लगाई है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की। पहले मैं नेगेटिव स्टडी कर रही हूँ। इसमें मैं कह रही हूँ कि वेजेस का डिस्टॉर्शन हो जाएगा, सेविंग के लिए कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा। कोई करेंसी की वैल्यू हो तभी तो आप सेव करेंगे। आज आप अपने घर में छुपा के बैठ गए 5,000 रुपए, एक महीने बाद उस 5,000 की वैल्यू बिल्कुल कुछ बची नहीं, तो आपका सेविंग करने का क्या फायदा हुआ। अगर बैंक में भी रखा होता, 2-3% इंटरेस्ट भी मिलता, तब भी रेट ऑफ इंक्रीज अगर 50% है प्राइसेस का, तो आपने कुछ नहीं कमाया, आपको इंसेंटिव ही नहीं है सेव करने का। आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऊपर चलती जाएगी। नेचुरली जो आपको पैसा देगा वो ज्यादा मांगेगा उसके बदले में, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ती बढ़ती जाएगी। एक मैंने लिखा इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। पैसा जो है गरीब से अमीर की तरफ जा रहा है। एक मैंने कहा कि हार्म्स एक्सपोर्ट्स। मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बहुत ऊपर चली गई है, तो मैं चाहे अपनी टोटल एक्सपोर्ट बढ़ा भी दूं, लेकिन मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई है, नेट में मैं लॉस में ही रह सकती हूँ। तो मेरे एक्सपोर्ट को भी हार्म कर देगा ज्यादा अगर इन्फ्लेशन है। तो रियल इनकम कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो गई तो रियल इनकम कम हो गई। याद है हमने नॉमिनल और रियल जीडीपी और सब बात की थी, तो रियल इनकम कम हो जाएगी।
और होगा क्या? सारे देश में लोग स्ट्राइक करेंगे, सड़कों पे बैठेंगे, अपने लिए इंक्रीज मांगेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए अनसर्टेनिटी हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे बड़ी हाई रिटर्न चाहिए रहेगी, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करती हूँ, 2 साल बाद मुझे जो मिलता है उसकी कीमत 5,000 रुपये के बराबर भी नहीं है, असली रियल वैल्यू। तो क्या फायदा इन्वेस्टमेंट का? तो ये तो मैंने इसके पिक के थ्रू आपको दिखाया है। और यही चीजें जब नेगेटिव मैंने लिखी हैं, मैंने कहा वैल्यू ऑफ करेंसी गोज डाउन, मेरी करेंसी की वैल्यू गई। और लोग इन्वेस्ट किस में करेंगे? कैसे एसेट में? गोल्ड में। इसको क्या कहते हैं? पैसिव इन्वेस्टमेंट। पैसिव इन्वेस्टमेंट, जिससे देश को, अगर मैंने घर में छुपा के सोना रख लिया, देश को फायदा नहीं होगा। देश को तब फायदा होता है जब मैं इंडस्ट्री में लगाऊं, जब मैं फाइनेंशियल सेक्टर में ले आऊं अपना फायदा, अपना पैसा। वो मैं नहीं लाई, इसलिए ग्रोथ में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही। और रियल वैल्यू ऑफ लोन्स गोज डाउन। मैंने पिछले साल 10,000 रुपए का लोन लिया था, तो मैं तो फायदे में हो गई, क्योंकि आज उस 10,000 की वैल्यू जो है, असली वैल्यू 5,000 पे आ गई। लेकिन जिसने मुझे ये लोन दिया था वो नुकसान में आ गया। तो रियल वैल्यू ऑफ लोन गोज डाउन। जो लोग फिक्स्ड इनकम कमाते हैं, वेज कमाते हैं, पेंशनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बॉन्ड होल्डर्स हैं जिनको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है, क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने पैसा दिया है, वो लूज करते हैं ऐसी स्थिति में, जब इन्फ्लेशन बहुत हाई है। डिमांड जो है वो, जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है तो उससे क्या होता है? इंपोर्ट बढ़ जाता है। हो सकता है कि क्योंकि मेरी करेंसी की वैल्यू कम है तो इंपोर्ट जो है बहुत महंगा हो, लेकिन डिमांड पुल की स्थिति की वजह से फिर भी इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, इवन दो वो हायर रेट पे आ रहा है। तो देश को नुकसान हो रहा है। और क्या हो रहा है? पिछले भी हमने देखा, हाइपर इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई बढ़ती जा रही है, क्रेडिट बढ़ता जा रहा है, क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। और गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट को तो टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि मनी सप्लाई इतनी बढ़ गई है, उसको टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो रेट ऑफ टैक्सेस बढ़ जाता है। और असली में जो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो गई। जो रियल डिस्पोजेबल इनकम है कम हो गई, उसकी वैल्यू ही कुछ नहीं। ये तो थे नेगेटिव इफेक्ट्स, लेकिन कुछ अच्छे फायदे भी होते हैं। अगर जैसे हमने क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात की, याद है मैंने क्या वर्ड यूज किया था? डिमांड ड्राइवर। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स। अच्छा, एक ये मैंने फिलिप्स कर्व दिया है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा, बहुत कुछ है याद रखने को। फिलिप्स कर्व क्या कहता है? ये मैंने लिखा है, A W फिलिप्स ने इसको बताया था कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो नॉर्मल कोर्स में क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, रोजगार मिलता है, अनटिल वो स्टैगफ्लेशन हो। तो उसने कहा कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप है। इतना ही आप याद रख लीजिए, इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने ये फिलिप्स कर्व बिल्ड इन कर लिया। तो एक तो ये फायदा है, इन्फ्लेशन से एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ती है। इन्फ्लेशन होती है, जो हमने कहा क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, कुछ है, प्रोडक्शन तो बढ़ती है, प्रॉफिट मार्जिन प्रोड्यूसर का बढ़ जाता है, उसके लिए इंसेंटिव है कि मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊं। जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो फैक्टर्स का यूज ज्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, प्रोडक्शन है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो गई। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो गई तो डिमांड बढ़ती जा रही है,
तो आप नए नए आइडियाज़ भी सोचेंगे, दिमाग भी लगाएंगे ताकि मैं दूसरे से ज़्यादा प्रोड्यूस करूं। तो नए नए इनोवेशन लाएंगे, इन्वेंशंस करेंगे ताकि आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए। तो ये है पॉजिटिव साइड। इन्फ्लेशन आई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, प्रोडक्शन बढ़ गई, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई, इनोवेशन इन्वेंशन बढ़ गई। लेकिन एक सर्टेन लेवल तक ही ये संभव है। तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। दूसरी तरफ हमने नेगेटिव भी देख लिए। हमने स्टार्ट ही नेगेटिव से किया कि कौन कौन लूज कर जाएगा लॉन्ग रन में। ये सब आपको जानना है, सिर्फ मेरे बताने से नहीं होगा। ये प्रेजेंटेशन आपके पास है, यू कैन गो थ्रू इट। इसको कम से कम 2-4 बार बिल्कुल आराम से बैठ के आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ना है और एब्जॉर्ब करना है। अब कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन। हमने कहा थोड़ी इन्फ्लेशन तो अच्छी है, ज़्यादा हो जाएगी तो हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी और तबाही आ जाएगी। तो अब हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। ये मैंने पहले ही पॉइंट लिख दिया, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। ये मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट इसलिए बनाया है क्योंकि अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, टू मच डिमांड चेजिंग टू फ्यू थिंग्स, अगर थिंग्स मैं बढ़ा दूं तो डिमांड पुल फिर इन्फ्लेशन नहीं होगी। सप्लाई भी मैं बढ़ा दूं, उसके लिए मुझे बेटर टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, तभी मैं सप्लाई बढ़ा पाऊंगी। क्योंकि मैंने पहले दिखाया है कि नहीं तो मैं ऑलमोस्ट इन इलास्टिक सप्लाई पे पहुंची हुई थी। अब मैं उसको अगर इलास्टिक वापस बनाना है, मैं टेक्नोलॉजी बेटर ले आऊं तो पूरा सप्लाई कर्व ही शिफ्ट कर दूं, तो फिर मेरे पास ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और एज ए गवर्नमेंट मैं इंश्योर करूं कि लोग जो सप्लायर्स हैं वो झूठ मूठ की सप्लाई शॉर्टेज ना क्रिएट करें। मैं होर्डिंग को कंट्रोल कर दूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए मैं एज ए गवर्नमेंट मेजर्स लूं। शॉर्ट रन में डिमांड पुल की स्थिति में मेरे को इंपोर्ट्स अलाउ करने पड़ेंगे शॉर्ट रन में, ताकि डिमांड की भरपाई हो पाए। लेकिन लॉन्ग रन में मैं क्या करूंगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंपोर्ट्स मुझे महंगे पड़ेंगे इन्फ्लेशन में, लेकिन शॉर्ट रन में मुझे करने पड़ रहे हैं क्योंकि मुझे भरपाई करनी है। जैसे हम लोग टमाटर भी इंपोर्ट कर लेते हैं, अनियन भी इंपोर्ट कर लेते हैं शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में हम अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, सब्स्टिट्यूशन की कोशिश करते हैं, ताकि सस्ता और परमानेंट ऑप्शन अवेलेबल हो सके। फिर मैंने ये मॉनेटरी पॉलिसी, इंडिया की जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं हम, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आरबीआई की, उसमें हमने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखी हुई है। हमने 2 से 6% की रेंज को एक्सेप्ट किया है। तो जब भी हमको इन्फ्लेशन दिखती है मार्केट में, मार्केट हीटेड है हम कहते हैं, तो इमीडिएटली आरबीआई एक्शन मोड में आ जाता है। अभी आपने लास्ट अगर एमपीसी पढ़ी हो, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, तो उसमें आरबीआई ने कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं फूड इन्फ्लेशन हायर, इसलिए हम अपने देश में इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमको इन्फ्लेशन को एक रेंज में रखना है। तो ये कंट्रोल कर रहे हैं हम इन्फ्लेशन। एक्सपोर्ट को भी तो रोक देते ना मैम, है, एक्सपोर्ट। यस। शॉर्ट रन में मैं फोर्सफुली अपना एक्सपोर्ट, जबकि मैंने उससे कमाना है, मैं उसको रोक सकती हूँ
ताकि मैं अपने प्राइस जो हीटेड हो रही है मार्केट, उसको कंट्रोल कर पाऊँ। परफेक्ट। अब ये मॉनेटरी एंड फिस्कल लिखा मैंने, मॉनेटरी है, बट मेरी लेफ्ट साइड पे मैं फिस्कल और राइट साइड पे मॉनेटरी पॉलिसी इसमें लेके आई हूँ। अब ये देखिए, मेरा टारगेट है इन्फ्लेशन को 2% रखना है। तो मैं मनी सप्लाई साइड से क्या कर रही हूँ, इसमें मैंने जो ये सर्कल्स बनाए हुए हैं, इनको एक बार देख लीजिए। इन्फ्लेशन टारगेट मैंने किया हुआ है 2%। इसमें मेरे पास ऑप्शंस हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग जो मैं मनी सप्लाई के थ्रू करती हूँ, अवॉइड रिसेशन, इंटरेस्ट रेट्स का खेला जो फिस्कल साइड पे आता है। अब मैं कर क्या रही हूँ, इन्फ्लेशन में 2% पे टारगेट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मनी सप्लाई को कम कर देती हूँ। दूसरी तरफ मैं क्या कर रही हूँ, इंटरेस्ट रेट के साथ क्या खेल खेल रही हूँ, मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती हूँ। जैसे ही लोगों को इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, पैसा लगा देंगे इंटरेस्ट कमाने के लिए। तो डिमांड जो होगी, उनके पास अवेलेबल फंड्स कम हो जाएंगे, हाथ में पैसा कम हो जाएगा, तो डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या है, नीचे मैं दिखा रही हूं कि रिसेशन आ गया। इस रिसेशन को मुझे अवॉइड करना है, तो मैं इंटरेस्ट रेट का क्या खेला खेल रही हूं, मैं इंटरेस्ट रेट को कम करती हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं कंज्यूमर ज्यादा स्पेंड करे और ज्यादा इन्वेस्ट करे। तो मैंने जो है इंटरेस्ट को कम किया, और दूसरी तरफ मनी सप्लाई की तरफ से मैंने क्या किया, मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, लोगों के हाथ में पैसा दे दिया। ये बेसिक फंक्शन चलता है, यही खेल है, एंड इट्स नॉट सो सिंपल। इसमें आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, कितने टाइम की है, शॉर्ट टर्म है, कौन सी वाली गुड्स की वजह से है, व्हाट इज कॉजिंग। आज ये शॉर्ट टर्म है, से ऑयल की वजह से है, लड़ाई की वजह से है, तो देयर विल बी डिफरेंट मेजर्स। एक अनियन, एक टोमेटो किसी की वजह से है, डिफरेंट मेजर्स। एज ही सेड, एक्सपोर्ट कम कर देंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, और होर्डर्स को पकड़ के मारेंगे, और गवर्नमेंट अपने वो सफल और वो सब जो जगह है वहां पे जो अपने स्टॉक्स निकाल के पूरा बाहर ले आएगी, एफसीआई को बोलेगी सब निकाल के बाहर लाओ। यहाँ पे आपको दिखते हैं, वैन्स में भी घूम रहे होते हैं, सप्लाई कर रहे होते हैं, अनाउंसमेंट भी करते हैं कि ले लो प्याज, ले लो इतने रुपए में, ले लो 25 रुपए में, ले लो 1 किलो से ज्यादा नहीं मिलेगा, 20 रुपए में। आई डोंट नो, बट बेसिकली आई एम गिविंग यू एन आइडिया of the kind of things which happen. Okay, now let's move forward. इन्फ्लेशन मेजर कैसे करना है? अब इसमें आप मुझे पार्डन करिएगा, इसमें बहुत बहुत कुछ था। मैंने अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि हर तरह के बच्चे हैं, कईयों को एक लेवल तक समझ आता है, एक को दूसरे लेवल तक। तो आई हैव रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ, यू विल हैव टू स्टडी ऑन योर ओन। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा अभी पढ़ भी दूँ, मेरे पास सब बना तो हुआ है, लेकिन इट टेक्स टू मच टाइम, एंड एनीवे आई विल ट्राई एंड गो थ्रू इट। इन्फ्लेशन मेजर कैसे करते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI, इसमें 697 गुड्स हैं। 2011-12 का बेस ईयर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको मेजर करती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, यही ज्यादा यूज होता है, CPI ज्यादा यूज करते हैं, WPI हम लोग आजकल ज्यादा यूज नहीं करते हैं। इसमें जो है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं, याद रखिएगा। CPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं, WPI में सिर्फ गुड्स होती हैं। अब इसमें बहुत सारी रेंज है। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसमें 463 गुड्स एंड सर्विसेज ली गई हैं। बेस ईयर 2016 है। लेबर ब्यूरो क्वार्टरली इसको मेजर करता है। अब CPI एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए भी
अलग से किया जाता है। उसमें अभी बहुत पुराना बेस ईयर 86-87 का चल रहा है। पहले एनएसएसओ करता था, आजकल लेबर ब्यूरो करता है। फिर एक, ये सब आपको रिटेन करने की चीजें हैं, इस पे बहुत मैं आगे वो नहीं करूंगी। सीपीआई जो है, अर्बन और रूरल कंबाइंड, ये असली किया जाता है, सीएसओ करता है। और इसमें बेस ईयर 2011-12 है। इसमें 448 आइटम्स जो है रूरल तरफ से है, 460 अर्बन तरफ से है। इनका जो है एवरेज निकाला जाता है, और इसी को यूज करके हम लोगों को जो डीए मिलते थे, वो इसके बेसिस पे वर्क किया जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इसके बेसिस पे वर्क किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन रूरल कंबाइंड से। इसके अलावा कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स भी होता है, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। इसमें चाहे लिकर है, चाहे टोबैको है, चाहे फ्यूल है, चाहे बेवरेजेस है, सब ले लिया गया है। फूड आइटम सारे हैं। और बेस ईयर 2012 अगेन सीएसओ मेजर करता है। इसके बाद प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी सीपीआई से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की तरफ बढ़ जाए। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का मतलब सप्लाई साइड का हम इंडेक्स लेना चाहते हैं। एवरेज प्राइस प्रोड्यूसर को मिलता कितने पे है, वो बेस ईयर 11-12 ये सप्लाई साइड का है। और ये हमारा रिप्लेस कर जाएगा डब्ल्यूपीआई को भी। वे बैक 2014 में गोलधर कमेटी ने 2014 में रिकमेंड किया था। अब कमिटीज बहुत सारी हैं, सुमित्रा चटर्जी की भी है, गोलधर भी है। मैंने एक क्वेश्चन देखा, लेकिन मैं फिर भी उसमें नहीं जा रही, बिकॉज वो बहुत डिटेल थी। इफ समवन वांट्स दे विल हैव टू सेपरेटली गो थ्रू इट, क्योंकि कमिटीज कई सारी हैं। एक क्वेश्चन था कमेटी पे, डिटेल्ड क्वेश्चन था। मैं उस पर फिर भी नहीं जा रही, मैंने गोलधर मेंशन कर दी, क्योंकि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इसने सबसे पहले सजेस्ट कर दिया था। अच्छा, अब जो है रीकैप पे जाने से पहले, टाइम तो बहुत सारा हो गया, मैं जल्दी से एक चीज सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई का डिफरेंस थोड़ा सा बता दूं। मैंने उसकी स्लाइड नहीं बनाई, मुझे लगा बहुत ज्यादा हो गया। सीपीआई जो है 2011-12 का बेस ईयर लेता है। डब्ल्यूपीआई जो है वो भी 2011-12 का बेस ईयर लेता है। सीपीआई में 448 प्लस 460, जो हमने रूरल अर्बन की बात की, उनका एवरेज लेता है। और डब्ल्यूपीआई जो है 697 गुड्स का कॉम्बिनेशन है, बास्केट है। और सीपीआई में फूड, बेवरेजेस, लाइटिंग, क्लोथिंग मेनली ये आते हैं। और डब्ल्यूपीआई में जब हम जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी गुड्स और फ्यूल आता है। सीपीआई गुड्स एंड सर्विसेज है, ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मेंशन कर लिया। और डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स आती हैं। सीपीआई कैलकुलेशन में जो टाइम लैग है वो ज्यादा है, वो उसका थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, उसमें टाइम लैग ज्यादा रहता है। और डब्ल्यूपीआई जो है वो हम हर मंथ फिगर आ जाती है। सीपीआई में हमने ज्यादा आइटम्स, ज्यादा रेंज इन्वॉल्व की है, और डब्ल्यूपीआई में कम है। और सीपीआई जो है टाइम लैग ज्यादा इसलिए रहता है क्योंकि ये डेटा हम कलेक्ट करते हैं। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, डेटा इज कलेक्टेड। और जो डब्ल्यूपीआई है वो सेंट्रलाइज जो अवेलेबल डेटा होता है उसको लेके डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट किया जाता है। सीपीआई में हमेशा फूड की वेटेज ज्यादा होती है, और डब्ल्यूपीआई में फूड की वेटेज कम हो जाती है। एंड जैसे नाम से ही दिख रहा है, सीपीआई कंज्यूमर लेवल का है, और डब्ल्यूपीआई जो है होलसेल लेवल का है। सीपीआई को आज की डेट में हम ज्यादा रिलायबल मानते हैं, इसलिए आरबीआई वगैरह उसको ज्यादा यूज करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ करंट ईयर
डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ बेस ईयर इनटू 100, ये हो जाएगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एक बास्केट ली जाती है करंट ईयर की, डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100। बहुत सारा डेटा था, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारा अभी भी स्टडी करने की ज़रूरत है। लेकिन जो हमने स्टडी किया, हमने कहा व्हाट, क्या है इन्फ्लेशन, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल कारण क्या है, इन्फ्लेशन बाय कॉज क्या है, बाय डिग्री क्या है। उसमें हमने कई नाम लाए हम, और डिग्रीज में भी कई नाम लाए हम। और फिर हमने कहा इन्फ्लेशन के नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह के इफेक्ट हो सकते हैं, वो हमने स्टडी किए। उसके बाद हमने कहा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, गवर्नमेंट का बहुत रोल रहेगा, इंडिविजुअल्स का बहुत रोल रहेगा, कैसे उसको यूज़ करेंगे वो हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया। उसके बाद हमने कहा मॉनेटरी पॉलिसी वर्क कैसे करती है, वो थोड़ा सा हमने देखा, कैसे फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात होती है, और इन्फ्लेशन को मेजर करने के तरीके क्या हैं, और सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई में मोटा मोटा फ़र्क हमने समझने की कोशिश की। एक बहुत ही कष्टदायक बट वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी हमने की। इसके लिए एटलीस्ट एटलीस्ट 2 more रीड्स विल बी नीडेड। एटलीस्ट एक दो बार आपको और पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। इसमें आप अपनी रेंज ऑफ क्वेश्चंस भी सेलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चंस तो आने ही हैं, इन्फ्लेशन पे तो क्वेश्चन आना ही है, प्रीलिम में भी आना है, मेन में भी आना है। यू हैव टू डिसाइड कि मैंने अपनी रेंज कहाँ तक ले जानी है। यू कैन सी, बिकॉज जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, तो इट्स एंडलेस स्टडी। दोज ऑफ यू हु आर फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, दे नो हाउ मच टाइम वी स्पेंड ऑन इन्फ्लेशन। तो आपको मोटा मोटा अपना एरिया जो है समझ के आगे बढ़ना है। जो स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो प्रेजेंटेशन शेयर की है, दैट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन, बट यू कैन ऑलवेज ऐड मोर इन द मेजर्स। मेरा हाथ वहाँ पे रुक गया बिकॉज आई फेल्ट दैट आई विल हैव टू इंक्रीज द सेशंस टू मे बी मोर देन 2 ऑल्सो। तो मैं एक में इसको अब पूरा आपको ओवरव्यू दे दी हूँ। So I hope you have been able to get a lot of information, and you are able to use this as base to further grow and get more out of